सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज जो कि चैप्टर नंबर सेकंड है क्रिस्टेंशन बुक में से, उसका हम क्लास 3 करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस इसकी कर ली हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और कैथोड के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कैथोड के सारे पार्ट्स हमने देख लिए थे। देन उसके बाद आता है हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल। ठीक है, ये मतलब ये क्या है, हमने अब तक देखा कि जो हमारी क्या थी, ट्यूब थी, एक्सरे ट्यूब में नहीं बना देते हैं कि इधर था हमारे पास फिलामेंट। ठीक है, कैथोड्स वाली साइड फिलामेंट होता है जो कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इस साइड हमारा एनोड है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक वैक्यूम में होते हैं। ठीक है, यहाँ वैक्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ कैथोड के ऊपर ये फोकसिंग कप होता है और इसे कनेक्टिंग वायर से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, इतना हमने देखा था कि फिलामेंट को हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया होता है। ठीक है, और फिलामेंट के ऊपर इसे सराउंडिंग में फोकसिंग कप होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो करता है ताकि वो हमारे टारगेट एरिया पे ही जाकर स्ट्राइक करे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाय द थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, और वो स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे एनोड पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि जो हमारा एनोड है, ठीक है, अब देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमने देखा था कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो एनोड पे क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो हमारी 99% तो हीट ही प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और सिर्फ लेस देन 1% हमारे एक्सरेज बन रहे हैं। और जो 99% हीट है ना, अब वो इस एनोड के इस एक पार्ट पे लग रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक तो चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक छोटे पार्ट पे लगे, ऐसे नहीं कि पूरे नोड पे जाकर लग रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी पे फ़र्क होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे पार्ट पे लगे। ये हम चाहते हैं अपनी इमेज, जो हमारी जहाँ इमेज बनेगी वो अच्छी बने। ठीक है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे छोटे पार्ट पे ये बने, अब इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक हो। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे लगेंगे तो हमारी हीट भी वो कि हीट भी स्प्रेड हो जाए। तो इस अब हमारे पास एक तो एक एक साइड तो हमें चाहिए कि एनोड है जो मतलब उसका सरफेस एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, एक साइड हमें चाहिए कि वो स्मॉल हो। ठीक है, और दूसरी साइड हम चाह रहे हैं कि वो लार्ज भी हो ताकि क्या हो कि हीट अच्छे से उस मतलब लार्ज एरिया पे अगर हीट स्प्रेड होगी तो हमारी ट्यूब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हम एक पढ़ लेते हैं। लाइन फोकस प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। अब ये जो 2 दिक्कतें हमारे पास आ रही थी ना, इन दोनों को सॉल्व कर दिया लाइन फोकस प्रिंसिपल ने। सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी नीड अ लार्ज फोकल स्पॉट टू हैंडल हीट सेफ्टी। ठीक है, देन वी नीड अ स्मॉल फोकल स्पॉट टू प्रोड्यूस अ शार्प एक्सरे इमेज। ठीक है, ये क्लियर है। देन उसके बाद हम फिर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि अब हमारा फोकल स्पॉट क्या है। पहले हम यही देखेंगे कि मतलब हमें पता है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिस एरिया पे जाकर स्ट्राइक करेंगे उसे हम फोकल स्पॉट बोलते हैं। देखो ये लिखा है, इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब टारगेट के जिस एरिया पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, वहाँ इंट्रैक्शन करके उसी एरिया से हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फोकल सॉरी फोकल स्पॉट। ठीक है, देन द एरिया ऑफ एनोड टारगेट हिट बाय इलेक्ट्रॉन। एनोड के ऊपर वो एनोड के टारगेट का वो एरिया जो कि इलेक्ट्रॉन्स से हिट हो रहा है। ठीक है, जिसपे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर लग रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं फोकल स्पॉट। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट द टारगेट, अब जब इलेक्ट्रॉन बज रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने टारगेट पे लगे तो व्हेन फास्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टंगस्टन टारगेट। ठीक है, लेस देन 1% हमारे एक्सरेज बन रहे। ठीक है, और 99% या मोर देन 99% हमारे पास हीट बन रही है जैसे पहले बताया। ठीक है, सो वी नीड अ लार्ज फोकल स्पॉट बिकॉज लार्ज फोकल स्पॉट स्प्रेड द हीट ओवर अ लार्ज एरिया। अब हमें चाहिए ना कि हमें लार्ज फोकल स्पॉट चाहिए ताकि वो लार्ज एरिया पे हमारी हीट लग सके। एंड we need a small focal spot because it produces a clearer and sharp image। एक्सरे इमेज हमारी शार्प और क्लियर बनती है बाय द स्मॉल फोकल स्पॉट। ठीक है, अब इसी चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास आया, हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल।
ठीक है। इसने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। हमने क्या किया, द एनोड सरफेस इज टिल्टेड, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग से जितने भी मैंने एक्स-रे ट्यूब का डायग्राम बनाया तो मैंने उसमें क्या किया था, जो हम बनाते थे एनोड उसे हम इस शेप में बनाते हैं, ऐसा थोड़ा टिल्टेड, ठीक है। ये अब उसी का कारण है, ये लाइन फोकस प्रिंसिपल की एडवांटेज लेने के लिए हमने अपने एनोड को टिल्ट कर दिया, ठीक है। इसमें हमने लाइन फोकस प्रिंसिपल में क्या किया, द एनोड सरफेस इज टिल्टेड, जो एंगल दिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट, हमने उसे ऐसे फ्लैट में नहीं रखा कि ये यहाँ से आएगी और सीधा बचेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं रखा, हमने इसे एंगल दे दिया एक। मतलब इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला सरफेस एरिया, ये मतलब एक्चुअल में जो हमारा फोकल स्पॉट है ना, जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाता है, और इससे जो हमारा वो बनता है, इमेज पे फोकल स्पॉट बन रहा है, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव फोकल स्पॉट, वो हमारा स्मॉल हो जाता है। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो गई, ठीक है। समझ आया ना, ठीक है। एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है। हम एनोड लाइन फोकस प्रिंसिपल में क्या करेंगे, अपने एनोड को एंगल दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसे टिल्ट कर देंगे, जिससे हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा हो जाता है, ठीक है, ताकि वह अच्छे से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को स्प्रेड कर सके, और हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा हो जाता है, जिससे हमारी इमेज है शार्प इमेज मिलती है हमें, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, रीड कर लो एक बारी। द एनोड सरफेस इज टिल्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट बिकॉज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल की वजह से क्या हुआ, द एक्चुअल फोकल स्पॉट रिमेन लार्ज टू स्प्रेड द हीट, ठीक है, और एंड द एपरेंट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट, जिससे हमारी इमेज बन रही है उसे हम एपरेंट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। लुक्स स्मॉल फ्रॉम द एक्स-रे बीम डायरेक्शन, कि मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि, सॉरी ये ऐसे है ना, कि एक्चुअल में तो हमारा फोकल स्पॉट इतना है, ठीक है, बट जहाँ से हमारे एक्सरेज आएंगे तो हमें लगता है कि इतने सारे, मतलब ये हम मानकर चलते हैं कि ये हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, ठीक है, जिसने हमारे एक्सरेज जहाँ से जाएंगी, देन मतलब हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा हो जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ शार्प इमेज। देन ये क्या है, LFP लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होगा, इससे क्या होगा कि a large actual focal spot is made to appear as a small effective focal spot by angling the anode target, ठीक है। हमने अपने एनोड टारगेट को एंगल दे दिया, जिससे हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट हमें लार्ज दिखता है और इफेक्टिव या एपरेंट फोकल स्पॉट हमारा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है, ये क्या है, रियल एरिया हिट बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या लिखा हुआ, लार्ज, ठीक है, रियल एरिया हिट बाय इलेक्ट्रॉन लार्ज होता है, एक्चुअल फोकल स्पॉट हेल्प्स टू स्प्रेड हीट, ठीक है। यही चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं तो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और इफेक्टिव या अपरेंट फोकल स्पॉट क्या है, द साइज सीन फ्रॉम एक्स-रे बीम डायरेक्शन, कि वो साइज जो हमें लग रहा है कि हाँ इस साइड से हमारी एक्स-रे बीम आ रही है, ठीक है। स्मॉल होता है बिकॉज ऑफ एनोड एंगल, ठीक है, प्रोड्यूस करता है शार्प इमेज, क्लियर। देन उसके बाद हाँ, अब हमारे पास क्या है कि व्हाट डिटरमाइन द फोकल स्पॉट साइज। अब हमें चाहिए कि है ना, हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट है ना, वो क्या होना चाहिए, हमें लार्ज चाहिए, ठीक है। अब ये फोकल स्पॉट साइज डिपेंड ही किस पे कर रहा है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे, तो एक तो टंगस्टन के फिलामेंट पे, जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में निकल कर एनोड पर स्ट्राइक करेंगे, तो उस फिलामेंट का कितना साइज है, ठीक है, हमारे टंगस्टन फिलामेंट का कितना साइज है, कैसी उसकी शेप है, ठीक है, और उसका डिज़ाइन ऑफ द फोकसिंग कप, ठीक है। एक तो फिलामेंट के साइज एंड शेप पे डिपेंड करेगा हमारा फोकल स्पॉट का साइज, ठीक है, और हमारा जो फोकसिंग कप हमने जो ऊपर लगा रखा है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो करता है, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन पे भी डिपेंड करेगा हमारा फोकल स्पॉट साइज, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ द फिलामेंट इनसाइड द फोकसिंग कप, ठीक है, हमें पता है ना हमारा जो फिलामेंट है फोकसिंग कप के अंदर लगा होता है, तो उसकी पोजीशन भी वहाँ कैसे है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमारा जो फोकल स्पॉट साइज है डिपेंड करेगा। देन दीज फैक्टर्स डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम हिटिंग द एनोड, ठीक है, ये एक्चुअल में ये वाले फैक्टर्स हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कि कौन से नोड के किस मतलब कितने पार्ट पे जाकर स्ट्राइक होंगे, ठीक है। तो और जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक होंगे वही तो हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज होगा ना, ठीक है, क्लियर है ना। देन उसके बाद हमें पता चल गया कि हमने एंगल देना है अपने एनोड को। अब ये भी कितना देंगे, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एंगल या बहुत कम देंगे, ठीक है। सो इसकी एक रेंज है, द एनोड एंगल इज टिल्टेड एट एन एंगल
यूजली द एंगल इज बिटवीन 6 to 20 डिग्री। ठीक है, 6 से लेके 20 डिग्री तक हम एंगल दे सकते हैं। ठीक है, अब इस एनोड एंगल का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ द एनोड एंगल इज, अगर तो हमारा लार्ज है ना एनोड एंगल, अगर हम 20 डिग्री मानो यूज़ कर रहे हैं, तो लार्ज एपरेंट फोकल स्पॉट, लेस इमेज डिटेल। अगर हम मतलब अगर मैं यही बताऊं कि हमारा एनोड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एनोड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बड़ा एपरेंट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा। जैसे ये देखो कि हमने ये लार्ज एनोड एंगल रखा। ठीक है, तो हमारा यहाँ बजे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बजे ना इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्चुअल और ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट हो गया। ठीक होगा यही बड़ा, बट ये मतलब हमें क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा लार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एनोड एंगल ज़्यादा है। ठीक है, इफेक्टिव वाला या एपरेंट वाला। ठीक है, और अगर हमने एनोड एंगल कम रखा, ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, ये यहाँ से होकर जा रहा है, तो हमारा ये स्मॉल इफेक्टिव या एपरेंट फोकल स्पॉट। ठीक है, ये इस तरह से डिपेंड करता है। अगर हमें पूछे कि एनोड एंगल हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एनोड एंगल अगर वहीं हम स्मॉल एंगल यूज़ कर रहे हैं, मतलब 16 डिग्री, तो हमारा एपरेंट फोकल स्पॉट है वो स्मॉल बनेगा। ठीक है, और बेटर इमेज डिटेल मिलेगी। ठीक है, हमारे इफेक्टिव फोकल स्पॉट में हमारी डिटेल, इमेज की डिटेल डिपेंड करती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमने देख लिया कि एनोड एंगल है जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन सम न्यू एक्सरे ट्यूब यूजेस एनोड एंगल 6 डिग्री। यहाँ हमने स्मॉल कितना माना है? 16.5। और जो हमारी न्यू कुछ एक्सरे ट्यूब है उसमें हमने 6 डिग्री एंगल यूज़ किया है। अब देखो 6 डिग्री से हमारा एंगल कम हो गया तो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट कितना कम होगा और उतनी ही अच्छी हमें इमेज मिलेगी। अब ये देखो, सम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हैव वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट, मतलब 0.3 mm का। ठीक है, मतलब इतना छोटा फोकल स्पॉट उनके पास होता है। टू अचीव दिस द यूज़ एनोड एंगल ऑफ ओनली 6 डिग्री। अब 0.3 mm फोकल स्पॉट अचीव करने के लिए हम 6 डिग्री का ही वो यूज़ करेंगे अपना एनोड एंगल। ठीक है, एंड विद अ लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट, इलेक्ट्रॉन हिट द लार्ज एरिया ऑन एनोड एंड दिस स्प्रेड द हीट ओवर अ वाइडर सरफेस। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा? एनोड डज नॉट ओवर हीट नहीं होगा। ठीक है, हीट इज डिसिपेट मोर एफिशिएंटली एंड एक्सरे ट्यूब लास्ट लॉन्गर। इसमें क्या है कि अगर तो हम 6 डिग्री का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 0.3 मतलब बहुत स्मॉल फोकल स्पॉट मिल रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है। कब? जब हमें एक्सरे इमेज बेटर क्वालिटी, बहुत अच्छी, मतलब एक फाइन डिटेल चाहिए ना, जब तो हम स्मॉल एनोड एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम यूज़ कर रहे हैं लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हिट ऑन लार्ज एक्चुअल एरिया ऑन द एनोड। ठीक है, दिस स्प्रेड द हीट ओवर अ वाइड सरफेस। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि एनोड हमारा जल्दी जल्दी हीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से हमारी जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, और एक्सरे ट्यूब की उम्र लंबी हो जाएगी। देन कैन वी कीप अ डिक्रीजिंग एनोड एंगल। अब इसका मतलब क्या कि हमने, तो इसमें क्या होगा कि हमें पता चल गया कि जब हम स्मॉल एनोड एंगल यूज़ कर रहे हैं जैसे 6 डिग्री का, एक तो हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट अच्छा आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है कि लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट बन रहा है। ठीक है, जितना एनोड एंगल कम होगा उतना ही इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारा कम मतलब छोटा होगा, और एक्चुअल में जो लार्ज फोकल स्पॉट है वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इससे ये हमारे पास बेनिफिट्स हो गए। तो हमने यही दिमाग क्यों नहीं लगाया कि हाँ हम अपने एनोड एंगल को कम ही करते जाएं। ठीक है, बट हम इसे एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिट। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है? इफ़ एनोड एंगल इज़ टू मच स्मॉल, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल एनोड एंगल यूज़ किया तो प्रॉब्लम आती है हमारे पास हील इफेक्ट, जिसे हम एनोड कट ऑफ भी कहते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। देन अब इसमें क्या लिखा है कि
सम एक्सिस आर ब्लॉक्ड बाय द एनोड इटसेल्फ। मैं आपको अगर डायग्राम में बनाऊँ कि यहाँ हमारे पास था ना, हम यहाँ लार्ज एनोड एंगल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हमारे पास स्मॉल एनोड एंगल था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास लार्ज, ये एनोड साइड, ठीक है, ये कैथोड साइड, इधर हमारा फिलामेंट लगा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास अगर तो लार्ज हमारे पास है एनोड एंगल, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो हमारी ऐसे बीम निकलेगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कैथोड साइड से देखो जो हमारी एक्स रे बीम जा रही है ना, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हमारा वहीं हम स्मॉल एनोड एंगल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, कैथोड साइड तो वो ऐसे ही, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बट एनोड साइड क्या होगा कि वो कुछ कुछ इसी में, देखो इसी में से पास होकर निकल रहे हैं ना हमारे टारगेट वाले एंगल से, तो क्या होगा कि जो हमारी एक्सरे की इंटेंसिटी कम हो जाएगी यहाँ पे, कहाँ किस साइड पे, एनोड वाली साइड पे, क्योंकि वो कुछ हमारे जो एक्सरेज हैं ब्लॉक किए जाते हैं बाय द एनोड इटसेल्फ, कि वो हमारा एनोड ही उस चीज़ को रोक रहा है। समझ आई ना आपको कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स लगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इंट्रैक्शन की यहाँ पे एनोड पे, ठीक है, तो हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अगर तो हमारा लार्ज एनोड एंगल है तो हमारे पास इंटेंसिटी का इतना फ़र्क नहीं जाता, ठीक है, कैथोड और एनोड साइड मतलब सिमिलर होती है। बट अगर वहीं पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एनोड एंगल स्मॉल है, ठीक है, तो हमारे कुछ एक्सरेज हैं एनोड में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी एनोड वाली साइड जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है और कैथोड वाली साइड तो पूरी रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। सो इसका हम देखते हैं कि सम एक्सेस आर ब्लॉक्ड बाय नोड इटसेल्फ, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि लेस रेडिएशन रीचेस वन साइड ऑफ द इमेज, ठीक है, एक्सरे बिकम अनइवन बन जाएगा, ठीक है। सो एनोड एंगल कैन नॉट बी मेड टू स्मॉल, कि इसे हम इतना भी स्मॉल नहीं करेंगे। जैसे ये देखो डायग्राम बना, यहाँ हमने हमारा लार्ज एनोड एंगल है, ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए तो देखो अगर यहाँ मतलब बहुत कम, सिर्फ 1% का, लेस देन 1% इसका इफेक्ट जाता है अगर हम लार्ज एनोड एंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल एनोड एंगल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कुछ एक्सरेज हैं इसी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं अपने टारगेट में, तो इधर कैथोड की साइड 100% इंटेंसिटी थी तो इधर क्या हो गया, सिर्फ 75% इंटेंसिटी है, ठीक है। और वहीं पे अगर हमारा लार्ज है तो इधर 100% है तो इधर 99% इंटेंसिटी है एनोड वाली साइड, ठीक है। सो हील इफेक्ट बेसिकली क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज नॉट सेम अक्रॉस द एंटायर बीम, ठीक है, बिकॉज मोर एक्सेस कम फ्रॉम द कैथोड साइड, ठीक है, कैथोड साइड से तो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, एंड फ्यूर एक्सेस कम फ्रॉम द एनोड साइड बिकॉज सम आर एब्जॉर्ब बाय द एनोड, तो उसी एनोड में ही बेचारे वो फंसी जा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास होता है कि तो हमने इतना कम भी नहीं यूज़ करना अपना एनोड एंगल कि हमारे पास हील इफेक्ट ही आ जाए, है ना, हमारी इंटेंसिटी जो हम एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी ही अनइवन हो जाए, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी नहीं हमने यूज़ करना एनोड एंगल, क्योंकि लार्ज एनोड एंगल से क्या हो रहा था, हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी लार्ज हो रहा था, ठीक है, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी अच्छी आती, सॉरी ख़राब हो जाती है, ठीक है, मतलब शार्पर इमेज हमें नहीं मिलती। तो हमने एक स्टैंडर्ड रखा कि हम 15 डिग्री एनोड एंगल यूज़ करेंगे कॉमनली, ठीक है। तो हमारा एनोड एंगल हमने कितना यूज़ किया, 15 डिग्री फॉर मोस्ट रूटीन डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशंस, ठीक है। देन उसके बाद विद 40 इंच फोकस फिल्म डिस्टेंस, मतलब 40 इंच का मतलब क्या है, अगर हम 100 सेंटीमीटर SID यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना एनोड एंगल रूटीन एग्जामिनेशन में 15 डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। विद द SID पे भी हमारा इफेक्ट जाता है हील इफेक्ट का, मतलब हील इफेक्ट है जो डिपेंड करता है हमारे SID पे भी, ठीक है। देन उसके बाद है कि जो हमारा 15 डिग्री एंगल है इट प्रोवाइड बैलेंस बिटवीन द स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है, गुड हीट डिसिपेशन, इन सब चीज़ों में इसने बैलेंस दे दिया। एक्सेप्टेबल हील इफेक्ट, कि हील इफेक्ट इतना ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। अब 75 वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो हम एक्सेप्ट कर भी लेंगे, ठीक है, कि हाँ ठीक है वहाँ इतनी नहीं जाएगी कम इंटेंसिटी एनोड वाली साइड, ठीक है। सो 15 डिग्री एनोड एंगल से क्या हुआ कि हमारा स्मॉल इफेक्टिव
फोकल स्पॉट बना, ठीक है। हीट डिसिपेशन भी हमारी अच्छी खासी हो रही थी और एक्सेप्टेबल हील इफेक्ट आया हमारे पास। देन FFT क्या है, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। हमारी ट्यूब से लेके IR फिल्म जो हमारी लगी है ना, ये है हमारी ट्यूब, ठीक है। ये हमारे एक्सेस गए और जहाँ हमारा पेशेंट था और जहाँ हमारा IR है, इमेज रिसेप्टर जिसके अंदर फिल्म होती है, ठीक है। हमारी ट्यूब से लेकर IR तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं FFD, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, और इसे ही हम बोलते हैं SID, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ये हमारा एक्सरे सोर्स है, इस पे हमारी इमेज बनेगी, सोर्स टू इमेज इज डिस्टेंस, ठीक है। SID और FFD इज सेम। देन उसके बाद FFT क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकल स्पॉट इन एक्सरे ट्यूब टू द फिल्म जो IR, ठीक है। फॉर रूटीनली रेडियोग्राफी इट इज़ कॉमनली कितना हम यूज़ करते हैं, 40 इंचज़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हमारा हाउ इज़ फोकल स्पॉट साइज एक्सप्रेस्ड, कि हमने अपने फोकल स्पॉट साइज को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे। हमारी बुक कहती है कि एपरेंट फोकल स्पॉट साइज नॉट एक्चुअल साइज, कि जो हमारा इफेक्टिव हम देख रहे हैं कि है ना, हम फोकल स्पॉट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि दो फोकल स्पॉट होते हैं, एक एक्चुअल एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हमें बताया गया कि जो इफेक्टिव जो एपरेंट फोकल स्पॉट साइज है ना, वो एक्चुअल में नहीं होता। वो वाला फोकल स्पॉट एक्चुअल में तो हमारा जिस पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे नोड वाले पार्ट पे, वो है एक्चुअल फोकल स्पॉट, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि, ठीक है। देन उसके बाद कॉमनली फोकल स्पॉट साइजेस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। 0.3 mm फोकल स्पॉट हम साइज यूज़ करते हैं फॉर द वेरी स्मॉल जो एक्सीलेंट डिटेल के लिए, ठीक है। मेनली हम ये मैग्नीफिकेशन मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और 0.6 जो हम 1.0 फोकल स्पॉट साइज भी यूज़ करते हैं, और 1.2 mm भी हम जो जिसे हम लार्ज फोकल स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से फोकल स्पॉट की बात हो रही है, इफेक्टिव, कि हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट इतना हो, ठीक है। ये सारे, और 1.2 mm भी हमारा लार्ज है जो कि हैंडल करता है मोर हीट, ठीक है। देन ये हमें पढ़ा ना कि जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो हमारा अलग ही है ना जो टारगेट पे लग रहा है। देन ये था हमारा फोकल स्पॉट, ठीक है, जिसके बारे में हमने सब पढ़ा, और लाइन फोकस प्रिंसिपल में हील इफेक्ट पढ़ा और लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमारे पास आता है एनोड। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, कैथोड के सारे कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, ठीक है। और एनोड में हमने लाइन फोकस प्रिंसिपल पढ़ लिया, हील इफेक्ट पढ़ लिया, और अब एनोड में भी क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। अब एनोड कौन सी चीज़ है, एक ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जैसे कैथोड हमारा नेगेटिव था, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब, जिसका फंक्शन क्या है, हमें पता है कि हमारा कैथोड का फंक्शन क्या है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में यहीं से हमारे फिलामेंट से ही बन रहे थे, ठीक है। देन एनोड अब क्या करेगा, रिसीव द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं उसे रिसीव करेगा हमारा एनोड, ठीक है। प्रोड्यूस द एक्सरेज व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट टारगेट, जब वही इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड पर जाकर स्ट्राइक करेंगे और ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एनोड और क्या करेगा, एब्जॉर्ब एंड रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जिससे हमारी जब इलेक्ट्रॉन हमारे स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमारी जो 99% एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है, एनोड उसे एब्जॉर्ब भी करता है और टाइम टू टाइम उसे रिमूव भी करता है, ठीक है। ये थे हमारे एनोड के काम। देन एनोड आल्सो कॉल्ड एज टारगेट, मतलब एनोड को हम टारगेट भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज वियर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, मतलब एनोड ही वो पार्ट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। एनोड पे भी जिस पार्ट पे स्ट्राइक करेंगे उसे हम टारगेट बोलते हैं, ठीक है। सो एनोड इज इक्वल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स हिट टू प्रोड्यूस द एक्सरेज, ठीक है। दोबारा रीड करो, एनोड इज इक्वल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स जिसे हम टारगेट बोलते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स हिट टू प्रोड्यूस द एक्सरेज, ठीक है। देन अब एनोड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया एनोड के काम क्या है, ठीक है। एनोड को मतलब कौन से पार्ट को हम एनोड कहते हैं। अब एनोड होते हैं हमारे मेनली 2 पार्ट्स में, स्टेशनरी एनोड, ठीक है, और हमारे पास होता है रोटेटिंग एनोड, ठीक है। स्टेशनरी एनोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि
डज नॉट रोटेट, मतलब स्टेशनरी में तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा एनोड रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर अ स्मॉल एंड लो पावर एक्सरेज यूनिट, जहाँ हमने बहुत सारे एक्सरेज नहीं करने, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोजर फैक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। स्मॉल एक्सरेज जिसमें हमारे स्मॉल फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें हम स्टेशनरी एनोड यूज़ करते हैं, जैसे हमारी डेंटल रेडियोग्राफी में, ठीक है, और पोर्टेबल रेडियोग्राफी में हम स्टेशनरी एनोड का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो आता है रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड में क्या है कि रोटेट्स एट हाई स्पीड, हमारा जो एनोड है रोटेट करता है एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। यूज्ड इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन्स, ठीक है। जो अब की मशीन्स हैं उनमें हम मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन में हम रोटेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। देन रोटेशन क्या करेगी, स्प्रेड हीट ओवर अ लार्ज एरिया अलाउइंग हायर एक्सपोजर सेटिंग्स, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा कि स्टेशनरी हम कहाँ यूज़ करते थे, जहाँ हमारे एक्सपोजर फैक्टर जो मतलब हमारी जो सेटिंग्स थी एक्सपोजर जिसमें हम KVP और MS सिलेक्ट करते हैं वो हमें कम चाहिए, ठीक है, वहाँ हम स्टेशनरी एनोड यूज़ करेंगे। बट जहाँ हमें ज़्यादा एक्सपोजर फैक्टर चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं तो हीट भी तो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसे स्प्रेड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना रोटेटिंग एनोड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, मतलब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें मेन दो पार्ट्स हैं। एक तो टंगस्टन प्लेट, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल में टारगेट बोल रहे हैं, टारगेट पे ही हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे हैं ना। देन ये किसकी बनी होती है, टंगस्टन प्लेट की, जिसकी मतलब थिकनेस होती है 2 to 3 mm, ठीक है, और शेप होती है स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। जैसे ये देखो कि हमारा ये है ना, जो ये है हमारा एनोड, ठीक है। एनोड पे यहाँ मतलब इस एरिया को हम बोलेंगे टारगेट, ठीक है, जिसकी मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होगी, ठीक है, और इसका शेप या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है। ये है स्टेशनरी एनोड का पार्ट फर्स्ट। देन उसके बाद है हमारे पास क्या है कि साइज यूजली मोर देन द 1 सेंटीमीटर इन ईच डायमेंशन, ठीक है। थिकनेस कितनी थी, 2 to 3 mm, ठीक है, ये थी ना 2 to 3 mm हमारे पास थिकनेस थी हमारी किसकी, टंगस्टन प्लेट की, ठीक है, टंगस्टन जिसे हम टारगेट बोल रहे हैं, ठीक है। और इसकी 1 सेंटीमीटर हर डायमेंशन में क्या होना चाहिए, इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। मोर देन 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हर डायमेंशन में इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट, टंगस्टन प्लेट। देन द सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है कॉपर ब्लॉक, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने देखा ना कि ये वाला पार्ट ही हमारा सिर्फ टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये हमारा किसका बना होता है, कॉपर ब्लॉक, मतलब कॉपर ब्लॉक इसे बोलते हैं क्योंकि ये कॉपर का बना होता है, ठीक है। अब ये क्या है, द टंगस्टन प्लेट इज एम्बेडेड इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ कॉपर, ये जो हमारे पास कॉपर का ब्लॉक था इसमें टंगस्टन प्लेट एम्बेडेड थी, ठीक है, मतलब इसमें एक मतलब इसे दबा कर रखा था, ठीक है, उसमें कॉपर ब्लॉक में टंगस्टन प्लेट को, ठीक है। अब क्यों यूज़ किया हमने इसका, द कॉपर डज नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज, मतलब जो हमारे एक्सरेज हैं वो सिर्फ टारगेट से प्रोड्यूस होंगे, और टारगेट कौन सा है हमारा, टंगस्टन मटेरियल, ठीक है। जो पीछे हमारा कॉपर लगा है इससे हमारे एक्सरेज नहीं प्रोड्यूस होते। अब कॉपर का क्यों यूज़ किया, क्योंकि कैरी हीट अवे फ्रॉम द टंगस्टन टारगेट, जो हमारे टंगस्टन टारगेट पे बहुत सारी 99% हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी इसे अवे मतलब कैरी अवे, मतलब इसे उस हीट को बाहर भी तो लेकर जाना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसी टंगस्टन को ही हम पिघला कर बैठे होंगे, तो उसी हीट को बाहर लेकर जाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा कॉपर, टू कैरी हीट अवे फ्रॉम द टंगस्टन टारगेट, ठीक है। देन द टंगस्टन टारगेट इज अ टिल्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्लैट, एनोड एंगल जिसमें हमने 15 से 20 डिग्री हम यूज़ करते हैं, तो जो हमारा टंगस्टन टारगेट है इसे हमने एंगल दिया होता है, ठीक है, एनोड एंगल जो हम कितना यूज़ करते हैं 15 से 20 डिग्री। दिस टिल्ट फॉलो लाइन फोकस, ये क्यों दिया, क्योंकि हमने लाइन फोकस प्रिंसिपल जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है वो उसे फॉलो करने के लिए हम अपने टंगस्टन टारगेट को थोड़ा सा एंगल देंगे, ठीक है। सो वी यूज़ टंगस्टन एज अ टारगेट। अब हमने टंगस्टन मटेरियल ही क्यों यूज़ किया एज अ टारगेट, बिकॉज टंगस्टन के पास क्या है, हमारा हाई एटॉमिक नंबर जो है 74, ठीक है। इट मीन्स वेरी
एफिशिएंट ऑफ एट प्रोड्यूसिंग एक्सेस, जो हमारा हाई एटॉमिक नंबर है वो एफिशिएंटली एक्सेस को प्रोड्यूस करता है व्हेन स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन, जब उस पर इलेक्ट्रॉन बजेंगे तो वो एफिशिएंटली एक्सेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज वन रीज़न। देन उसके बाद आता है हमारा हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है 3370 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, टारगेट बिकम एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा टारगेट बहुत हॉट प्रोड्यूस मतलब हॉट बन जाएगा। सो सिंस टंगस्टन मेल्ट ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अब ऐसा नहीं है कि हाँ इतनी हीट प्रोड्यूस हुई तो हमारा टंगस्टन ही बेचारा पिघल गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे टंगस्टन का इतना ज़्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम अपने टंगस्टन को यूज़ कर रहे हैं ताकि यह जल्दी जल्दी मेल्ट ना हो सके। सो ये तभी मेल्ट होगा व्हेन टंगस्टन मेल्ट ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट कैन विथस्टैंड दिस हीट विदाउट मेल्टिंग, मतलब एक्सरे ट्यूब में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये इसे झेल सकता है हमारा टंगस्टन, ठीक है। ये थी हमने दो रीज़न पढ़े कि हम टंगस्टन एज अ टारगेट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज गुड हीट एब्जॉर्प्शन एंड डिसिपेशन। इसमें हमें बताया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट लेस देन 1% एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे और 99% या उससे ज़्यादा हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। बट हमारे पास क्या है कि टंगस्टन अच्छे से उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिसिपेट कर देता है टू द कॉपर, ठीक है। सो टंगस्टन कैन एब्जॉर्ब दिस हीट एंड कॉपर ब्लॉक क्विकली कैरीज इट अवे, और कॉपर ब्लॉक इसे फटाफट मतलब दूर पहुंचा देगा, ठीक है, डिसिपेट कर देगा। दिस प्रिवेंट डैमेज टू द टारगेट, ठीक है। ये इससे हमारी जो एक्सरे ट्यूब है बेचारी खराब नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएगी हमारी एक्सरे ट्यूब, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है टंगस्टन टारगेट अटैच टू द कॉपर, ठीक है। हमें पता चल गया कि हम टंगस्टन को क्यों यूज़ कर रहे हैं एज अ टारगेट। तो हमने 3 पॉइंट देखे, हाई बिकॉज ऑफ द हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड अ गुड एब्जॉर्प्शन एंड हीट डिसिपेशन, ठीक है। देन उसके बाद है जो हमारा टंगस्टन टारगेट है किससे अटैच होता है, बाय द कॉपर, ठीक है। जो टंगस्टन है वेरी स्मॉल है बट इट इज़ फिरमली बॉन्डेड अटैच टू द लार्ज कॉपर ब्लॉक। हमारा जो टंगस्टन टारगेट तो मतलब स्मॉल सा है, जिसके हमने डायमेंशन देखी थी 2 to 3 mm, उसकी क्या थी थिकनेस थी, ठीक है, और मतलब हर साइड से 1 सेंटीमीटर उसकी वो थी डायमेंशंस थी, ठीक है। ये तो टंगस्टन तो छोटा सा होता है बट इसके पीछे एक लार्ज कॉपर ब्लॉक होता है जिसमें हमारा टंगस्टन लगा होता है। बिकॉज अब हमने पीछे कॉपर क्यों लगाया, क्योंकि कॉपर रिमूव हीट मच फास्टर देन द टंगस्टन। टंगस्टन तो एक अच्छे मतलब एक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एफिशिएंटली एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है जब उस पर इलेक्ट्रॉन बज रहे हैं, बट ये हीट को मतलब कर तो रहा है, हीट को झेल सकता है कि मेल्ट नहीं होगा, बट इतनी जल्दी फास्टरली रिमूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने यूज़ किया कॉपर, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा हीट मच फास्टर देन द टंगस्टन, ठीक है। क्विकली कैरी दिस 99% हीट अवे फ्रॉम द टंगस्टन टारगेट, ठीक है। देन उसके बाद मतलब ये पॉइंट लिखा है आल्तो टंगस्टन, ये डब्ल्यू किसका साइन है, हमारा टंगस्टन का, कभी नहीं भूलना, ठीक है। डब्ल्यू इज द साइन ऑफ टंगस्टन जिसका एटॉमिक नंबर है 74, ठीक है। तो हम हमें पता चल गया कि हम टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कैन सेफली हैंडल रिपीटेड एक्सपोजर बाय इटसेल्फ, अपने मतलब एक्सपोजर को अच्छे से हैंडल कर सकता है। बट आफ्टर एवरी एक्सरे एक्सपोजर, ये ई से क्या है, एक्सपोजर, एक्सरे एक्सपोजर, ठीक है। आफ्टर एवरी एक्सपोजर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इफ हीट इज नॉट रिमूव्ड क्विकली द टंगस्टन बिकम टू हॉट, एक्सरे ट्यूब मस्ट बी डैमेज, ठीक है। सो कॉपर हेल्प कूल द टंगस्टन, ठीक है। मतलब वही जो मैंने बताया ना कि हमारा टंगस्टन जेल तो रहेगा इतनी सारी हीट बट इसे क्विकली रिमूव नहीं कर पाएगा, तो हमने क्या यूज़ किया, अपना कॉपर यूज़ किया, बिकॉज द टंगस्टन बिकम टू, हाँ, बिकॉज कॉपर हेल्प्स टू कूल द टंगस्टन, ठीक है, जल्दी जल्दी हीट को वापस अवे ले जाएगा तो हमारा टंगस्टन है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉपर ही क्यों यूज़ किया, बिकॉज इज द कॉपर इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट करके मतलब रिमूव कर देगा। सो मीन्स इट ट्रांसफ़र हीट वेरी क्विकली, मतलब कॉपर क्या है हमारा, इज़ अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना हमारा कॉपर, तो ये हीट को ट्रांसफ़र कर देगा वेरी क्विकली
सो इससे क्या होगा कि फंक्शन क्या होगा हमारे कॉपर का, इंक्रीज द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द एनोड। थर्मल कैपेसिटी से क्या मतलब है, ये स्टोर करेगा मोर हीट। ठीक है, मतलब जो हीट हमारे टंगस्टन पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो कॉपर उसे फटाफट रिमूव कर देगा। ठीक है, जिससे हमारी थर्मल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और वो हीट झेल सकता है। देन स्प्रेड अप कूलिंग आफ्टर एन एक्सपोजर। ठीक है, तो जब हमारी हीट ही बेचारी ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ कूलिंग ही तो रहेगी ना, तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, स्प्रेड अप कूलिंग आफ्टर एन एक्सपोजर। ठीक है, हमारे टंगस्टन टारगेट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब टंगस्टन टारगेट पे भी जिस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन बजेंगे वो है हमारा फोकल स्पॉट। ठीक है, और फोकल स्पॉट वाला पार्ट हमारा छोटा होता है देन द टंगस्टन टारगेट। ठीक है, अब इसी डायग्राम को और जूम करो, ये है हमारी एनोड। ठीक है, जिसे हमने एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे ये है हमारा टंगस्टन टारगेट। ये पीछे क्या है हमारा कॉपर ब्लॉक। ठीक है, देन दिस इज अ टंगस्टन टारगेट, और इस पे हमारा जो एक पार्ट है वो है फोकल स्पॉट, जिसमें हमारे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे। ये क्या है, फोकल स्पॉट। ठीक है, फोकल स्पॉट क्या है, छोटा होगा एज कम्पेयर टू द टंगस्टन टारगेट। ठीक है, तो यही वो लिखा है, टंगस्टन टारगेट इज ग्रेटर देन द फोकल स्पॉट। ठीक है, सो एक्चुअल टंगस्टन टारगेट इज मच ग्रेटर देन द स्मॉल एरिया हिट बाय इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फोकल स्पॉट बोल रहे हैं। सो बिकॉज हीट प्रोड्यूस एट द फोकल स्पॉट स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टंगस्टन। ठीक है, द एक्स्ट्रा टंगस्टन प्रोवाइड स्पेस फॉर दिस हीट टू स्प्रेड आउट। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा टंगस्टन है, यहाँ पे भी हीट है जो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने फोकल स्पॉट को थोड़ा छोटा रखा और टंगस्टन टारगेट वाली प्लेट थोड़ी बड़ी यूज़ की। ठीक है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस एट द फोकल स्पॉट स्प्रेड हो जाएगी अपने जो आगे पीछे थोड़ा सा टंगस्टन है उधर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो टंगस्टन लगा है वो प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर दिस हीट टू स्प्रेड आउट। अरे ये तो दिखाई नहीं, हाँ अब रीड कर लो एक बार कि जो एक्चुअल टंगस्टन टारगेट है इज मच लार्जर देन द स्मॉल एरिया हिट बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, जिसे हम फोकल स्पॉट बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस एट फोकल स्पॉट स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग टंगस्टन एंड द एक्स्ट्रा टंगस्टन प्रोवाइड स्पेस फॉर दिस हीट टू स्प्रेड आउट। ठीक है, देन उसके बाद है अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ लो। रोटेटिंग एंड नोट तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इस पेज के बाद हम क्लास एंड करेंगे। ये हम पढ़ते हैं कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज अब हमें क्यों ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी, ये हमने डायग्राम देखा ना कि हमने फोकल स्पॉट को छोटा क्यों रखा। ठीक है, और आगे पीछे ये एक्स्ट्रा टंगस्टन हमने क्यों प्रोवाइड किया, बिकॉज कॉपर मेल्ट एट ओनली, हमें पता है ना कि हमारे सिर्फ टंगस्टन का ही मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है। ठीक है, कॉपर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी हीट डिसिपेशन जो पावर है वो अच्छी है। ठीक है, अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, बट वो मेल्ट हो जाएगा अगर उसे इतनी ज़्यादा हीट मिल गई तो, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1070 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1070 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का। ड्यूरिंग एन एक्सपोजर द फोकल स्पॉट टेम्परेचर में इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। मतलब एक एक्सपोजर में क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर है हमारे फोकल स्पॉट का बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो द एरिया अराउंड द फोकल स्पॉट आल्सो बिकम वेरी हॉट। अब जिस फोकल स्पॉट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचे, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चले गया। ठीक है, तो उस फोकल स्पॉट के जो आसपास वाला एरिया है उस पर भी तो इफेक्ट ही जाएगा उस हीट का। ठीक है, सो एरिया अराउंड द फोकल स्पॉट आल्सो बिकम वेरी हॉट इफ टंगस्टन टारगेट वर टू स्मॉल। अगर हमारा टंगस्टन का टारगेट ही स्मॉल है, सो हीट वुड क्विकली रीच कॉपर। तो वही है हमारी जो इतनी सारी हीट है, इतना सारा टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगा, सीधा कॉपर पे। तो हमारा कॉपर क्या होगा, बेचारा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एक्स-रे ट्यूब डैमेज हो जाएगी। सो tungsten target made larger so that heat can spread into surrounding tungsten edges of the target remain cooler। कि मतलब अब वो हीट जो हमारी फोकल स्पॉट पे बनी वो थोड़ी थोड़ी पहले टंगस्टन में जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद वो वाली जो हीट है वो हमारा कॉपर है उसे ट्रांसफ़र कर देगा।
ठीक है। सो हीट कैन स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टंगस्टन, एजेस ऑफ द टारगेट रिमेन कूल, और जो हमारी टारगेट की एजेस हैं तो वो थोड़ी थोड़ी ठंडी रहेंगी। देन द कॉपर अंडरनीथ स्टे बिलो दिस मेल्टिंग पॉइंट, कि अगर हमारे क्या लिखा है ये, द कॉपर अंडरनीथ स्टेज बिलो दिस मेल्टिंग पॉइंट, कि हमारा कॉपर तभी रह पाएगा अगर इस मेल्टिंग पॉइंट से कम हमारा वो, कि इतनी हीट नहीं मिलनी चाहिए हमारे कॉपर को, वरना वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, दिस प्रोटेक्ट एनोड ड्यूरिंग रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है। ये हमारी एनोड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जो हम बार बार एक्सपोजर दे रहे हैं ना। देन उसके बाद आता है कि ऑल मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड। अब ये देखो, अब हम अपने मेटल ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, टंगस्टन या कॉपर, कोई भी हम मेटल ही तो यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे पास क्या होता है कि ऑल मेटल एक्सपैंड हो जाते हैं जब उसे हीट मिलती है, ठीक है। बट डिफरेंट मेटल एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट, हर एक जो अलग अलग मेटल है वो एक अलग अमाउंट से एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अगर कोई मेटल हम यूज़ कर रहे हैं वो, जैसे अगर हम उसे जैसे मानो इतनी हीट दे रहे हैं, ठीक है, एक इस मेटल को इतनी हमने हीट दी, ठीक है, ये इसे कुछ भी क्वांटिटी मान लो कि हम इतनी हीट दे रहे हैं तो ये इतना एक्सपैंड कर रहा है, ये मेटल 1 है, ठीक है। अब यही हीट अगर हम कुछ ये इतने इस वाले मेटल को दे रहे हैं तो ये इतना एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो हर मेटल अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब एक्सपैंड करता है बाय द डिफरेंट अमाउंट। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, कि हर एक मेटल का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अलग है, जो हमें बताता है टेल अस हाउ मच अ मटेरियल इंक्रीज इन साइज व्हेन हीटेड, साइज लिखा है मैंने, इंक्रीज इन साइज व्हेन हीटेड, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास द बॉन्डिंग बिटवीन टंगस्टन एंड कॉपर डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने टंगस्टन को कॉपर के बीच में ऐसे घुसाकर फिट किया हुआ है तो वो डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि दोनों को हीट मिल रही है, अगर दोनों ही एक्सपैंड हो जाएंगे तो ख़राब कर देंगे ना। सो द टारगेट टंगस्टन टारगेट इज़ firmly bonded to copper block, however it expand at one rate and copper expand at another rate। तो इसकी जो बॉन्डिंग है हमें इतनी अच्छे से करनी चाहिए ताकि ये जब एक्सपैंड होंगे तो इनमें कोई क्रैक वगैरह ना हो, ठीक है। बिकॉज दे एक्सपैंड डिफरेंटली मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टेक्निकली डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर वही हमारा बॉन्ड हमने वीक बनाया तो टंगस्टन एक्सपैंड डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर, टंगस्टन टारगेट कैन पील अवे फ्रॉम द कॉपर ब्लॉक, ठीक है। टंगस्टन टारगेट कैन पील अवे फ्रॉम द कॉपर ब्लॉक एंड डैमेज एनोड एंड एक्सट्यूब में स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो हम मतलब इससे क्या पता चला कि हमने कॉपर और टंगस्टन की बॉन्डिंग इतनी मतलब सही से करनी चाहिए ताकि वो मतलब हमारा टंगस्टन टारगेट ऐसा नहीं कि पील अवे ही हो जाए, ठीक है, एक्सपेंशन से जब दोनों मेटल एक्सपैंड करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सबको जो जो मैंने पढ़ाया क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू सो मच। ओके बाय, थैंक यू।